नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। दो घटनाओं के बाद बैंक की सुरक्षा को लेकर सतर्क हुई पुलिस। बैंकों के निरीक्षण के साथ बैंक मैनेजरों की ली बैठक। बैंकों में गार्ड की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों को लेकर हुई चर्चा। विश्व रक्तदान दिवस पर कलेक्टर, सीईओ और सीएमओ ने किया रक्तदान। कलेक्टर ने कहा, दूसरों की जिंदगी बचाने रक्तदान करना जरूरी। चिकित्सालय में ब्लड स्टोरेज बना चैलेंज। डबल मनी मामले में आरोपियों को नहीं है राहत। जिला न्यायालय के बाद अब हाई कोर्ट ने भी नहीं दी राहत। हेमराज अमाडारी की जमानत याचिका पर होनी थी सुनवाई। आगामी 6 जुलाई तक बढ़ाई सुनवाई की तिथि। विगत दिनों बगदर्रा निवासी धान व्यापारी के स्टेट बैंक से लेकर जा रहे 5 लाख रुपए नगद राशि को उसके वाहन की डिक्की तोड़कर चुरा ले जाने और गत दिवस खैरी सेंट्रल बैंक की भटेरा चौक स्थित शाखा से 15,000 रुपए निकाल ले जा रही महिला के पर्स को चुरा लिए जाने की घटना के बाद यह तो पूरी तरह से साफ था कि कोई शातिर रेकी कर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जिसके बाद नींद से जागी पुलिस ने आनंद फानंद में लीड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बैंक शाखा पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया और संदिग्ध नजर आ रहे लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा और कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने सभी बैंक मैनेजरों की बैठक लेकर उन्हें बैंक और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही बैंक में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड की अहमियत को समझाया। इस दौरान ऐसे बैंक जहां गार्ड नहीं है उन बैंकों के मैनेजर को अपने रीजनल ऑफिस से इस मामले में संपर्क कर गार्ड की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए। मामले में सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि कुछ दिनों से बैंक से रुपये निकलने वाले लोगों की राशि को चुराने और बैंकों में संदिग्ध लोगों के दिखाई देने की जानकारी के बाद आज लीड बैंकों का निरीक्षण किया गया। साथ ही बैंक प्रबंधकों से बैठक कर उन्हें बैंक और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी और गार्ड की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिन बैंकों में गार्ड नहीं है उन बैंकों के रीजनल ऑफिस से चर्चा कर गार्ड की व्यवस्था करने की बात कही गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की खबरें मिल रही थी पुलिस को कि जो लगातार बैंकों की रेकी कर रहे हैं। तो इस संबंध में आज हमने लीड बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई में जाकर लोगों से पूछताछ की। जो वहाँ पे कस्टमर्स आए हुए थे, जो संदिग्ध व्यक्ति थे, उनको चेक किया। और आज शाम को हमने लगभग सभी बैंकों के मैनेजर्स के साथ बैठक की, जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ब्रीफ किया कि हमें कैसे जो स्टाफ है वो लोगों पर नज़र रखें, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो नज़र रखें, जो ऑनलाइन सर्विलांस है, सीसीटीवी सर्विलांस है, उसको सुदृढ़ किया जाए, जिससे एक बेहतर व्यवस्था और एक कंफर्ट जो है वो रेगुलर कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। सर, देखा जाए बहुत से बैंकों में एटीएम में गार्ड सुविधा यहाँ पे नहीं, तो उसको लेकर क्या मुहिम? उसके संबंध में हमारी चर्चा हुई है मैनेजर से। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने रीजनल ऑफिसेज में संपर्क करें और हमने उन्हें लिखित में भी पत्र लिखने के लिए बताया है कि हम आपको लिखित में प्रोवाइड करेंगे, जिसके आधार पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विगत महीनों में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित किए गए हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में पूरक पात्रता पाने वाले विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल की पूरक परीक्षाएं आगामी 20 जून से प्रारंभ हो रही हैं। जहां 20 जून को हायर सेकेंडरी की परीक्षा होंगी, वहीं हाई स्कूल की पूरक परीक्षा 21 जून से 1 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम में पूरक पात्रता परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों में हाई स्कूल के 2,821 और हायर सेकेंडरी के 1,687 परीक्षार्थी हैं, जिनकी परीक्षा प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक पूरक परीक्षा के लिए बनाए गए 11 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि कक्षा 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाओं के लिए जिले में बनाए गए 11 केंद्रों में मुख्यालय में एमएलबी स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय को केंद्र बनाया गया है, जबकि जिले के सभी ब्लॉकों में उत्कृष्ट विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां परीक्षार्थी नियत समय पर परीक्षा देंगे, जिसकी पूरी तैयारी कार्यालय से कर ली गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त परीक्षार्थियों की परीक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं और बालाघाट जिले में ऐसे कुल 11 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें
हाई स्कूल में 2821 और हायर सेकेंडरी अर्थात कक्षा 12वीं में 1687 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। हायर सेकेंडरी अर्थात कक्षा 12वीं में अध्ययनरत बच्चों को एक विषय में पूरक परीक्षा की पात्रता रहती है और ये 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा 20 जून को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक संपन्न की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र भरने के तीसरे दिन 14 जून को नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए कुल 10 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। दूसरे दिन 5 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र बालाघाट के पार्षद पद के लिए अब तक कुल 15 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड पार्षद का फॉर्म भरने के लिए अब तक कुल 229 लोगों द्वारा फॉर्म ले जाए गए हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की तीसरे दिन 14 जून को वार्ड क्रमांक 2 से यंगराज लिल्हारे, वार्ड क्रमांक 5 से लोहिना पंचेश्वर, वार्ड क्रमांक 6 से अमरीन निशा, कुमारी साक्षी काकरिया, वार्ड क्रमांक 10 से फहमिदा शेख साबिर, वार्ड क्रमांक 14 से वन्ना बारमाटे, पद्मा सूर्यवंशी, वार्ड क्रमांक 15 से दुर्गेश सोनी, वार्ड क्रमांक 17 से श्वेता जैन एवं वार्ड क्रमांक 31 से रामभाऊ पंचेश्वर ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंची श्वेता जैन ने कहा कि आज उनके द्वारा भाजपा की ओर से वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद हेतु नामांकन फॉर्म जमा किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल भाजपा के द्वारा प्रत्याशियों की द्वारा सूची तो जारी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्यकर्ता होने के नाते अपना नामांकन जमा किया है। भविष्य में पार्टी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सर्वोपरि होगा। वार्ड नंबर 17 जो मेन रोड में आता है वहाँ से डाला है भारतीय जनता पार्टी से। क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी जिनको लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? इस वार्ड में पर्टिकुलर नालियों का है, थोड़ा कहीं पे प्रकाश व्यवस्था का है। जैसा कि अभी बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो ऐसे में कैसे आपने बीजेपी से नामांकन दाखिल किया है? अभी कार्यकर्ता के रूप में डाला है और जो पार्टी का निर्णय होगा फिर वो सर्वोपरि। इसी तरह नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 से पार्षद पद के लिए भाग्य आजमा रही युवा प्रत्याशी साक्षी काकरिया ने बताया कि उनके द्वारा भाजपा की ओर से अपना नामांकन दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिसको लेकर वह प्रयासरत हैं। वार्ड नंबर 6 से युवा प्रत्याशी हूँ। मैंने बीजेपी से फॉर्म भरा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का मुझे बहुत बहुत सहयोग मिलेगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन में क्योंकि युवाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि आजकल युवा ही सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हर चीज़ में। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बालाघाट ज़िले अपने पार्षद के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अगर जैसे पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप? आगे कोशिश करेंगे, देखेंगे। वैसे तो हमको बीजेपी से ही टिकट चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, लांजी एवं कटंगी के निर्वाचन के लिए 11 जून 2022 को अधिसूचना जारी की गई है। नाम निर्देशन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय के चुनाव 2022 दलीय आधार पर होंगे, अतः दलों के प्रत्याशियों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव चिन्हों में से चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नगरीय निकायों के निर्वाचन ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे। जिले की नगर पालिका परिषद वारासिवनी में प्रथम चरण में 6 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्र वारासिवनी में 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 32 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद बालाघाट, नगर पंचायत कटंगी एवं लांजी में द्वितीय चरण में 13 जुलाई 2022 को मतदान कराया जाएगा। नगर पालिका बालाघाट के 33 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 93 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर परिषद कटंगी के 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 20 एवं नगर परिषद लांजी के 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए 17 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण के नगरीय निकाय की मतगणना 17 जुलाई को और दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को होगी।
14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। जिला चिकित्सालय में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, सीईओ विवेक कुमार, सीएमओ सतीश मटसेनिया सहित अन्य जागरूक लोगों ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान किया। इस दौरान सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध सहित चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। बताया जाता है कि वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टर ने ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में दुनिया को बताया था। साल 1930 में ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ऐसे में विश्व रक्तदाता दिवस का दिन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर को समर्पित है। WHO ने इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। साल 2004 में इस दिन की स्थापना लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए की गई थी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों में रक्तदान करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान करते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान करना जरूरी है। ब्लड डोनेशन करके न सिर्फ आप दूसरों की जान बचा सकते हैं बल्कि अपनी हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। आज विश्व रक्तदान दिवस है और जिला प्रशासन ने भी यहाँ रक्तदान किया और जागरूकता के लिए और क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, विश्व रक्तदान दिवस पर मेरी सभी स्वस्थ लोगों से अपील रहेगी कि हम लोग रक्तदान दें, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज में यही जो आपका दिया हुआ रक्त है ये काम आता है। तो ये सभी लोगों से अपील रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और चूँकि ये राज्य शासन के निर्देश भी हैं कि हम ये एक्टिविटी पूरे 1 महीने तक करेंगे, तो अलग अलग NGOs और जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग जो हमारे सामाजिक दायित्व निभाने वाले संगठन हैं, उनसे अपील यही रहेगी कि आप भी आएँ, संगठन के साथ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। सर, जैसे कि आज आपने भी रक्तदान किया, कैसा महसूस किया? ये बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पे अच्छा लगता है कि हमारा किया हुआ रक्तदान किसी न किसी व्यक्ति के उसमें यूज़ में आएगा। तो सभी से यही अपील रहेगी। हाँ सर, अभी आज रक्तदान दिवस और रक्तदान के लिए बहुत सारे लोग जागरूक लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी आपने भी ये चीज़ महसूस की कि यहाँ कहीं ना कहीं रक्तदान देने के लिए जगह की कमी बता रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्टोरेज का ज़रूर एक चैलेंज है। 400-500 यूनिट ही हम एक साथ जो स्टोर कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से स्टोरेज एक चैलेंज है, पर डोनेशन तो कहीं भी हो सकता है। सर, आपने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया आज? नहीं, अभी निरीक्षण नहीं, कुछ चैलेंजेस हैं जो मेरे संज्ञान में है। क्योंकि आज अस्पताल आया हूँ तो वो सारे स्पॉट्स में विजिट करूँगा। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार, सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी व स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। प्रदेश सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया के बाद इसकी खुलने की तिथि का भी ऐलान हो गया है। सीएम राइज स्कूल आगामी 17 जून से खुल जाएंगे। हालांकि सीएम राइज स्कूल के भवन को लेकर जो बातें कही गई थी, अभी तक ना तो वैसा भवन है और ना ही वह सुविधाएं हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह पहला सत्र है और आगामी दिनों में सीएम राइज स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आगामी 17 जून से खोले जाने वाले सीएम राइज स्कूल को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने कार्यालय में सीएम राइज स्कूल प्राचार्यों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां जिले के 7 सीएम राइज स्कूल प्राचार्य उप प्राचार्य को स्कूल संचालन को लेकर शासन से जारी किए गए दिशा निर्देशों की जानकारी दी, वहीं आगामी समय में स्कूल को लेकर जारी होने वाली अन्य दिशा निर्देशों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल मीटिंग आदि से सीधे जुड़ने के लिए उन्हें लैपटॉप का वितरण किया गया। देखिए, आज ये प्रोग्राम नहीं था, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। सीएम राइज विद्यालयों में प्राचार्य और उप प्राचार्य दोनों चयनित किए गए हैं और इन प्राचार्य और उप प्राचार्यों को संचालनालय द्वारा, हमारे शिक्षा विभाग द्वारा लैपटॉप प्रदान किया गया है। तो इस तारतम्य में आज लगभग 6 उप प्राचार्य यहाँ उपस्थित थे और उनको हमारे RMSA खंड से जो ये सभी 7 सीएम राइज विद्यालयों के लिए जो 14 लैपटॉप प्राप्त हुए थे, कुछ प्राचार्यों को पूर्व में वितरित भी किए जा चुके हैं। ये 6 वाइस प्रिंसिपल थे, इन 6 वाइस प्रिंसिपलों को आज लैपटॉप प्रदान किया गया। कब से शुरू होनी है सर स्कूल? तो सभी स्कूल अपने शासन के निर्देशानुसार 17 जून से प्रारंभ होंगे और ये विद्यालय भी 17 जून से प्रारंभ।
14 जून को नगर पालिका परिषद मलाजखंड के वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए आरक्षण की कार्यवाही कलेक्ट्रेट बालाघाट के सभा कक्ष में संपन्न की गई। आरक्षण की कार्यवाही विहित प्राधिकारी बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा द्वारा संपन्न कराई गई। जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस ने बताया कि नगर पालिका परिषद मलाजखंड का वार्ड क्रमांक 1 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 2 अनुसूचित जाति, वार्ड क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 4 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 5 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 6 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 7 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 8 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 9 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 10 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 11 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 12 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 13 अनुसूचित जनजाति महिला, वार्ड क्रमांक 14 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 15 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 16 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड क्रमांक 17 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 18 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 19 अनुसूचित जनजाति, वार्ड क्रमांक 20 अनारक्षित महिला, वार्ड क्रमांक 21 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड क्रमांक 22 अनारक्षित, वार्ड क्रमांक 23 अनुसूचित जनजाति महिला एवं वार्ड क्रमांक 24 अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। बालाघाट न्यायालय की विशेष अदालत ने आरक्षी केंद्र बिरसा के एक मामले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 40,000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने बैहर थाना अंतर्गत सरेखा निवासी 23 वर्षीय आरोपी महेश राउत को धारा 363 सह पठित धारा 325 क SC/ST अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये, धारा 366 सह पठित धारा 325 क SC/ST अधिनियम में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये, धारा 376(2)J व एन सह पठित धारा 325 क SC/ST अधिनियम में आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड, धारा 6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने की थी। विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने बताया कि नाबालिग अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई करती थी और रोज बस में बैठकर मंडई पढ़ाई करने जाती थी। 19 अगस्त 2019 को घटना वाले दिन नाबालिग के मामा द्वारा उसके पिता को फोन करके बताया गया कि नाबालिग घर से बस में बैठकर शिक्षा डांट चली गई है। नाबालिग के पिता द्वारा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला फुसला कर ले गया है। कुछ दिन बाद नाबालिग को पुलिस ने दस्तयाब किया, जिसने पुलिस को बताया कि अभियुक्त उसे बहला फुसला कर नागपुर ले गया था और शादी करूंगा कहकर शारीरिक संबंध बनाए, जिसमें बिरसा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण उपरांत प्रकरण में सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया है। चांगोटोला हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ बालाघाट नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 भटेरा चौकी निवासी 55 वर्षीय तीरथ पिता बारीलाल वरकड़े की 14 जून को करंट लगने से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने के बाद मौत हो गई। बताया जाता है कि 14 जून की सुबह लगभग 10 बजे तीरथ वरकड़े अपने घर में सेप्टिक टैंक में पानी निकालने का काम कर रहे थे। इनके साथ एक मिस्त्री और एक लेबर भी था। वहीं पानी निकालने के लिए लगी मोटर के वायर से तीरथ को करंट लग गया, जिसके बाद वे वहीं पर बेहोश हो गए और उनकी तेज सांसें चलने लगी। घटना के बाद घर वालों ने तत्काल ही मोटरसाइकिल से तीरथ को जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान लगभग दोपहर 12 बजे उनकी मौत हो गई। घटना के संदर्भ में युवक दिनेश दमाहे ने बताया कि सुबह टैंक से पानी निकालते समय लगी मोटर में तार के करंट में आ गए, जिससे वह बेहोश हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनके उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही उपरांत शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जाएगी। क्या नाम है आपका? दिनेश दमाई। अच्छा, ये कैसे क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था? ये काम चालू हुआ अपना 10 बजे से। टैंक का टायर एकदम पानी था उसमें, उसका खत्म हुआ। उसके बाद सर को बताया मोटर बंद करने के लिए। मैं पीछे चले गया गिट्टी काटने के लिए, मोटर कर रहे थे हम नीचे की। सर ने मोटर बंद नहीं करे, वायर को पकड़े और एक मिस्त्री नीचे में था टैंक के अंदर, तो सर को करंट लग गया बोले। तो पीछे से आवाज़ मारी तो मैं गया दौड़ते और दीदी भी गई।
उनने देखे तो करंट थोड़ा सर की सांस चल रही थी, तो उनको उठा के तुरंत हम हॉस्पिटल है। तो जहाँ करंट लगा था वो वहाँ गिर गए थे कि गिर गए थे वो। गिर गए थे बाहर की टैंक में गिर गए? टैंक में नहीं गिरे थे, बाहर ऐसा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ लाया इसको? वहाँ भी लाया। तो यहाँ पर लाए जब ठीक थे कि थोड़ी उनके सांस चल रही पैर थी। वहीं हो गए थे? सांस चल रही थोड़ी सी। यहाँ लाने के बाद फिर कितने बजे की घटना है ये? 11 बजे कम से कम। 11 बजे।